बच्चों, बेटे आज जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप को रिवाइज कर रहे हैं। और नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जो पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना। एंड ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंडिपेंडेंस, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ट्रीटी ऑफ वियना में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके से नेपोलियन को डिफीट करने के बाद विनर कंट्रीज के थ्रू रसिया, पुर्सिया एंड इंग्लैंड के थ्रू इंग्लैंड के थ्रू एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी इन द कैपिटल सिटी ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर इन वियना। और उस मीटिंग में कैसे डिसाइड किया गया था कि कौन सा एरिया किसको दिया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। फिर इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बेटे वो रोमांटिक मोमेंट, या हम कह सकते हैं कि रोमांटिक मोमेंट या द नेशनल फीलिंग्स, रोमांटिक मोमेंट एंड द नेशनल फीलिंग्स के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो पिछले वीडियोस को आप लोग रिवाइज करते रहा करो, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। कनेक्ट करते भी अगर आप लोग कंप्लीट करोगे तो यू कैन डू बेटर। ठीक है बच्चों, तो आज लोगों को जो हम लोगों को पढ़ना है द रोमांटिक मोमेंट एंड द नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक moment, the romantic moment and the national feelings, and the national feelings. नेशनल फीलिंग्स। तो आज हम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना है कि रोमांटिक मोमेंट क्या था। तो एक्चुअली बच्चों देखा जाए तो रोमांटिक मोमेंट एक तरीके का हम लोगों के जो पास्ट का ये कल्चरल मोमेंट होता है, कल्चरल एम्फेसिस होता है या कल्चरल मोमेंट होता है। तो रोमांटिक मोमेंट को हम लोग एक और नया नाम दे सकते हैं, कल्चरल मोमेंट। कल्चरल मोमेंट जो कल्चरल मोमेंट किसे कहते हैं, जो एक ट्रेडिशनल चीजों से, जो हमारे एसेंट चीजों से जुड़ा हुआ मोमेंट होता है उसको हम लोग कल्चरल मोमेंट कहते हैं। और इसमें आप लोगों के जो होंगे वो आपकी एसेंट टाइप की बहुत एसेंट टाइप्स के पोएम्स, फाक डांसेस एंड जो नेशन प्राइड को सिंबल्स करता है और हम लोगों के प्रेजेंट टाइम को अपने एसेंट हिस्ट्री से अटैच करता है, जोड़ता है। और जिसमें फाक स्टोरीज, फाक डांसेस एंड फाक स्टोरीज, पोएट्रीज एंड कल्चरल सॉन्ग्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चों किसी भी कंट्री का जो कल्चर्स होता है, जो पुराना इतिहास होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं कल्चरल मोमेंट के जोड़ने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया में भी बेटे लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि हमारा एक कल्चरल हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने बताया था कि ग्रीस वाज सक्सेस टू गेट द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका वगैरह का उसे सपोर्ट मिला था। ठीक है, इन द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में वी आर सीइंग दैट ग्रीस गॉट द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट यूरोपियन कंट्री इन देयर इंडिपेंडेंस वार। और उसका मेन रीजन ये था क्यों ग्रीस को ये सपोर्ट मिला। व्हाट वाज द रीजन दैट ग्रीस गॉट द सपोर्ट ऑफ द अमेरिका? तो उसका मेन रीजन था क्योंकि ग्रीस का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ग्रीस हैज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और माना जाता था कि ग्रीस की एक अपनी बहुत एसेंट टाइम से एक अपना कल्चर है, एसेंट टाइम से ग्रीस अपना एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई है और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता था। इट वाज नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ, इट वाज नॉट naturally in the control of the Ottoman Empire. That's why the region it gets success and got the support of many peoples, those peoples who were exiled from the Greece. तो वैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम अपने पास्ट से परिचित होते हैं और अपने एक पास्ट के वो गोल्डन पीरियड से परिचित होते हैं कि जब हमारा भी ऐसा इतिहास था, जब हम अपने पास्ट के उस टाइम से जिसमें हम प्राउड कर सके, उस कल्चर से जब हम होते हैं तो हमें अपने आप में लगता है कि नहीं, या कंट्री के सिटीजन से महसूस करते हैं कि नहीं, हम कहीं जो जिनके कंट्रोल में हम या उनके हम लोग उनसे हम लोगों की लेवल किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो
कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, खासकर उन कंट्रीज की जो कॉलोनी कंट्रीज थे, उन लोगों के अंदर एक फीलिंग्स आती है। कॉलोनिस्ट कंट्री के अंदर लोगों के अंदर एक फीलिंग्स आ गई थी कि हम लोग ब्रिटिशर से, एग्जाम्पल मैं इंडिया का दे रहा हूँ, कि हम लोग ब्रिटिशर से बाई माइंड या आईक्यू लेवल पर कमजोर है। दैट्स व्हाई द रीजन वो हमेशा ब्रिटिशर्स कहते थे कि 1 इंडियन इज इक्विवेलेंट टू 100, 1 यूरोपियन या 1 ब्रिटिशर्स इज इक्विवेलेंट टू 100 इंडियंस। तो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी की जो फीलिंग्स आ जाती है वो खत्म हो जाती है, और इसके बाद एक लोगों के बीच में एक अटैच हो जाता है कि नहीं, हम ये पर्टिकुलर लोग आर शेयरिंग द कॉमन हिस्ट्री फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम्स। मेरे कहने का मतलब क्यों, इसी वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि कम टूवर्ड द वेदास, गो बैक टूवर्ड द वेदास, वेदों की तरफ लौटो और वेदों से सीखो चल करके हम लोगों का इतिहास कितना, हम लोगों की हिस्ट्री कितनी प्राउडफुल थी। तो वैसे में आप लोगों को समझा रहा था कि किसी भी कंट्री के लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स या नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए उस देश का कल्चर, उस देश की फोक स्टोरीज और जो कल्चरल सॉन्ग्स, कल्चरल प्लेस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है बच्चों, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा कुछ होता है। तो जो हमारे रोमांटिसिज्म है, इसमें बाय द सॉन्ग्स, by the cultural songs, by the different types of the plays, by the stage programs या by the poetries, by the poems के थ्रू उस कंट्री के लोगों के अंदर एक फीलिंग्स जनरेट होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोमांटिक मोमेंट। तो रोमांटिक मोमेंट का भी एक पर्पस है, एंड द मेन पर्पस ऑफ द रोमांटिक मोमेंट इज टू जनरेट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म बाय मेकिंग देम फेमिलियर फ्रॉम देयर ग्लोरियस पास्ट। कि आपका पास्ट बहुत ही ग्लोरियस था और आप वेरी एंशिएंट टाइम्स में आपस में जुड़े हुए हो। आप इन स्टोरीज के थ्रू, आप इन फोक डांसेस के थ्रू, आप इन जैसे गुजरात का फोक डांसेस है तो वहाँ के लोग आप उस डांस में प्राउड फील करते हैं। बंगाल का डांस है, वहाँ के लोग उस डांस, किसी दूसरे स्टेट में जो बंगाली लोग होते हैं वो अपने फोक डांसेस को देख करके तुरंत कंबाइंड होते हैं, एक फीलिंग जनरेट होती है। तो वैसे बेटे फोक डांसेस के थ्रू और आर्ट के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, एंड ठीक है, रोमांटिक मोमेंट वाज एम्फेसाइज द सेंटिमेंट्स इंस्टेड ऑफ द रीजन ऑफ द, मतलब वो एक डिफ्रैक्शन की जगह पर एक फीलिंग्स, एक अटैचमेंट को क्रिएट करता है ये। तो ग्रीस फिलासफर थे बच्चों, एक ग्रीस फिलासफर थे जिनका नाम था जॉन गटरबल हार्डर। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? जॉन। ग्रीस फिलासफर का नाम क्या था बच्चों? जॉन गोटर, गोटराइड हार्डर, HERDER। ये एक जर्मन फिलासफर थे। बिलीव दैट ये हमेशा बेटा बिलीव करते थे, ही ऑलवेज बिलीव दैट द टू जर्मन कल्चर्स कैन बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। हमेशा बेटे किसी भी कंट्री की जो कल्चर्स होती है दैट कैन बी फाउंड इन द, दैट कैन बी इन्वेंटेड इन द कॉमन पीपल। उसे हमेशा कॉमन पीपल के अंदर ही इन्वेंट किया जाता है और वही लोग उसे कैरी करते हैं। और उन्होंने कहा था, जॉन गटरफराइड हार्डर ने कहा था कि जर्मन कल्चर कैन बी फाउंड इन ओनली इन अमंग द कॉमन पीपल्स ऑफ जर्मनी को बेटे कहा जाता था दास वॉल्क के बीच में जो कॉमन पीपल है, पुअर पीपल है, दास वॉल्क जिन्हें कह सकते हैं, उनके बीच में कल्चर ऑफ द जर्मनी कैन बी फाइंड। जर्मनी के कल्चर को वहाँ पर पाया जा सकता है, जर्मनी के कल्चर को वहाँ देखा जा सकता है, उनके बीच की शार्ट स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स एंड द प्रॉपर्टीज। एंड जिसमें मेरे कहने मतलब गुजरात के या राजस्थान के अगर लोगों का हमें कल्चर, एसेंट कल्चर जानना है, तो जो बहुत ही कल्चर गांव के लोग हैं, अमंग देम कहते हैं गांव में कंजर्व है द कल्चर। तो कल्चर कैन बी फाइंड अमंग दोज पुअर पीपल्स हु आर लिविंग इन डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट हर्ट्स या डिफरेंट ग्रुप्स इन द विलेज या विलेज एरिया। बिकॉज सिटीज एरिया में तो बेटे ग्लोबलाइजेशन हो गया और सब जगह कल्चर मिक्सअप हो गई है। Most of people started to speak English and they started to follow the Western cultures. Yeah, they have also mixed the different cultures of the different countries. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि culture can be ये जर्मन फिलोसफर जॉन
गॉटर फ्रायड हार्डर का विचार था कि द कल्चर ऑफ ए कंट्री, स्पेशली ही हैज आल्सो रिटन अबाउट द जर्मनी के बारे में लिखा है, बट उनका कहने का मतलब था कि जर्मन की जो ओरिजिनल कल्चर है कैन बी फाइंड इन दीज प्लेसेस, या फाक स्टोरीज, फाक डांसेज दैट कैन बी स्प्रिट नेशनलिज्म एंड पॉपुलराइज द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग टू द फाक कल्चर, जो कि लोगों के अंदर एक कल्चर को जनरेट करता है, हमारे पुराने उससे हमें परिचित करा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों जैसे इंडिया में मैंने बताया था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर कल्चर है। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है जो आम भाषा, आम उस देश की लोकल भाषा है, बोलचाल की भाषा है। ये चीज़ें भी लोगों के अंदर एक फीलिंग जनरेट करते हैं, डेवलपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग्स ऑफ द सेंटिमेंट्स आफ्टर द रशियन। जैसे मैं एग्जाम्पल बेटे पोलैंड के बारे में बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोलैंड, जो कि कभी रशिया के कंट्रोल में आया और हैज गेन द फ्रीडम, उसने बाद में फ्रीडम गेन कर लिया। तो पोलैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो पोलैंड बेटे कई कंट्रीज के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड रसिया, ऑस्ट्रिया, पर्सिया। पोलैंड को बेटे पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज के बीच में उसके कुछ कुछ पार्ट डिवाइड थे। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इन सब पार्ट, उसके पोलैंड के सब पार्ट कुछ आपस में डिवाइडेड थे, लेकिन बेटे बाउंड्री के तौर पर उन्हें डिवाइड किया जा सकता है, ना कि उनके कल्चर्स को, ना कि उनके लैंग्वेज को, ना तो उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। और बाय देम पोलैंड के ऑल्दो दे वर रूल्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के अमंग में उन्हें डिवाइड कर दिया गया। रसिया कुछ पोलैंड का हिस्सा, पोलिश लैंग्वेज के बोलने वाले का कुछ हिस्सा रसिया में चला गया, कुछ हिस्सा इंग्लैंड में वो ऑस्ट्रिया में चला गया, कुछ पोर्शन उसका पर्सिया में चला गया, लेकिन दे वेर यूनाइट। उनको एक चीज थी जो जोड़ती थी, दैट वाज द पोलिश लैंग्वेज एंड पोलिश कल्चर। ठीक है, जो पोलिश लैंग्वेज और पोलिश कल्चर था वो उनको जोड़ रहा था। रिजल्ट क्या हुआ कि हाउ द मेंबर्स ऑफ द वो एक बॉन्ड से, एक बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दे गेट द फ्रीडम। और बाद में वो रसिया से भी फ्रीडम गेट किया, और आज प्रेजेंट टाइम पे वो एरिया के लोग दे आर यूनाइट एंड बाद में उन्होंने सारे एरिया से फ्रीडम गेट करके एज एग्जिस्टिंग पोलैंड नाम का एक नया कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब दीज आर द थिंग्स जो कि आपको इतना अनफेवरेबल कंडीशन होते हुए भी, एक तो इस चीज़ को बेटे हम लोग क्या कहते हैं रोमांटिक मोमेंट, या इसी को हम कह सकते हैं द नेशनल फीलिंग्स बाय द एसेंट, बाय नोइंग देयर एसेंट। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते थे वेदास टाइम को पढ़ते हैं तो लगता था कि नहीं हमारी हिस्ट्री इतनी प्राउडफुल थी, तो हमारे अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था ब्रिटिश टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलवेज सेड दैट एक इंडियंस आर वन यूरोपियन इज इक्विवेलेंट टू 100 इंडियंस। वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट हो गया था वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, और प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं बच्चों की तो लोगों के अंदर एक फीलिंग्स आई कि नहीं हम लोग भी एक फ्री कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और टुडे दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री इंडिया। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक हार्डशिप। तो क्लियर हुआ कि रोमांटिसिज्म का क्या पर्पस है, रोमांटिसिज्म क्यों पढ़ा गया, रोमांटिसिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने चीजें ऑल दीज थिंग्स आई हैव आल्सो एक्सप्लेन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ा इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। इकोनॉमिक हार्डशिप क्या पढ़े बच्चों, इकोनॉमिक। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, हंगर एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। तो बच्चों हम यूरोप के बारे में देख रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूरोप, कि यूरोप में एक दौर आया 1830 का स्पेशली कह सकते हैं। 1830 में यूरोप में एक ऐसा दौर आया जो बहुत ही हार्डशिप का दौर था, जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में देखने के लिए मिलता है 1830 में। 1830 में ग्रेट हार्डशिप के मेन रीजन पुअर्टी देखने की मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इफेक्ट मतलब
रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें महंगाई इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये कौन सा दौर था, इसको हम अलग अलग एनालाइज करते हैं कि ये दौर कैसे आया और कैसे ये दौर डोमिनेंट हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप। ठीक है, तो हम बातें करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में लेके चलते हैं, और इकोनॉमिक हार्डशिप्स को सबसे पहले एग्रीकल्चर की फूड क्राइसिस कैसे जनरेट हुई एंड कैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1830 के करीब मतलब कैसे एग्रीकल्चरल क्राइसिस कैसे जनरेट हुई, सबसे पहले ये देखते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पर जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहा था, तो मैंने एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। क्या पढ़ाया था? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल में मैंने बताया था कि अमेरिका की इन्वेंशन हुई। अमेरिका की इन्वेंशन कब हुई थी बच्चों? 1492 में। 1492 अमेरिका वाज इन्वेंटेड बाय 1492। और किसने खोजा था इसको? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने खोजा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अल्दो ये भी बताया था मैंने कि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की जर्नी सेट किए थे, और ही वांटेड टू कम टू इंडिया बिकॉज क्योंकि तब तक हमारा जो यूरोप से लैंड रूट के थ्रू हमारा कनेक्शन था वो काटा जा चुका था, और उसे काटने में हमारे अरब ट्रेडर्स और खासकर टर्की का जो उस्मानिया साम्राज्य का ओरिजिन जो होती है, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि इन लोगों ने भारत के आने वाले डायरेक्ट रास्ते को बंद कर दिया। तो इस वजह से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज वर ट्राइंग टू रीच टू इंडिया बाय द सी रूट्स। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया ही आना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलती से रास्ता भूल गए और एक नई दुनिया में पहुंचे, अमेरिका। और अमेरिका बाद में मैंने बताया था कि ढेर सारे फूड मटेरियल्स, जिसमें मैंने आपको नाम दिया था पोटैटो का भी नाम दिया था कि पोटैटो वगैरह, पोटैटो ये सब इनकी ओरिजिन प्लेस कहाँ थी बच्चों? इनकी ओरिजिन प्लेस यूएसए थी, अमेरिका थी, ये वहीं पर डेवलप हुए। तो वहाँ पोटैटो है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है, और ये आपका ठीक है। तो ये ठीक है, ये चीज फूड मटेरियल्स इनकी ओरिजिन प्लेस हमें अमेरिका में देखने के लिए मिलती है। इनका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो अमेरिका में कंप्लीट हुआ, और आफ्टर दैट दे वो पूरी दुनिया में फैल गए। तो मेरा सेंस यहाँ कहने का मतलब सिर्फ यह है कि पोटैटो जो कि अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलराइज फूड मटेरियल था, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और इट वाज कैरिड टू यूरोप। यूरोप के लोगों ने पहले खोजा तो यूरोप में भी पहुंचा, और धीरे धीरे मेरे को बेटा पोटैटो पूरे यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट प्रोडक्ट बन गया। इट बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ द इंटायर यूरोप। तो क्या हुआ बेटे कि 1830 के आसपास हमें एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, और वो थी 1830 में बेटे क्या था? पोटैटोज की एक डिसीज फैल गई। 1830 के आसपास हम देखते हैं कि यूरोप में पोटैटो क्रॉप की एक डिसीज फैल गई, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 90% पोटैटो क्रॉप्स कोलैप्स कर गई। 90% पोटैटो क्रॉप्स बेटे लॉस में चली गई। 90% पोटैटो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई बाय बिकॉज ऑफ द डिसीज, और इसकी वजह से वहां पर एक प्रॉब्लम जनरेट हुई, और वो प्रॉब्लम थी फूड प्रॉब्लम। आज भी इंडिया में ही देख लिया जाए, अगर बेटे जिस ईयर पोटैटो के क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उस साल बाकी सारी सब्जियां महंगी हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वेजिटेबल्स या खाने का जो पार्ट है वो पोटैटो से आता है। मैंने उस समय भी एग्जाम्पल दिया था, चाहे वो समोसा हो, चाहे दम आलू हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सब चीज़ें से लेकर के सब्जी से लेकर के मेन बेसिक सब्जी से पोटैटो से ही फुलफिल होता है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब पोटैटो आज टुडे पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट ऑफ द इंडिया। तो उस समय भी वो यूरोप में थी, आज भी यूरोप में है। पोटैटो वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप थी, और पोटैटो की बेटे एक डिसीज फैल गई, और उस डिसीज का रिजल्ट क्या हुआ कि 90% पोटैटो की जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और रिजल्ट क्या हुआ कि यूरोप के अंदर एक फूड क्राइसिस जनरेट हो गई। तो वो भी एक, तो मैंने पहले बताया था कि हम ड्यूरिंग द इस समय में ये देखते हैं कि क्या था फूड, क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इस टाइम को लगभग 1830 के टेन्योर को हम लोग यूरोप का एक हार्डशिप का टाइम कहते हैं। तो वो रीजन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोज रीजन्स, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में एक हार्डशिप का दौर आया, एक डिफिकल्टीज का दौर आया। फिर इसके बाद बच्चों वहाँ पर हमें कुछ इंडस्ट्री, वहाँ पर हमें कुछ बच्चों एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखाई देता है। वी आर फाइंडिंग इट
द अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूरोप में हम अनएम्प्लॉयमेंट की भी कंडीशन देखते हैं। तो वो इनम्बरस पॉपुलेशन, और वहां पर पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी तो रिजल्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड द जो प्रोड्यूसर थे फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स वो टोटली मशीनों पर डिपेंड हो रहे थे, बिकॉज मशीनाइजेशन हो गया था। मशीनाइजेशन की वजह से अधिकतर जो प्रोडक्शन दैट वाज स्टार्टेड टू बाय द हेल्प ऑफ मशीन। तो कुछ मैं बता दूं आपको, जब भी मशीनों का ओवर यूज हुआ है तो उसका निगेटिव गुड भी देखने के लिए मिलता है। और खासकर इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आज वो अलग बात है कि मशीन आज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उतना ज़्यादा वर्क जो पहले किया जाता था वो आज के टाइम पे बाय मैनुअल पावर के थ्रू कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म देम बाय द मैनुअल पावर। तो इस वजह से मैनुअल पावर के थ्रू उस वर्क को परफॉर्म कर पाना प्रेजेंट टाइम पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी बड़ी बड़ी मशीनें आई और मशीनों की इन्वेंट हुई तो लोगों ने खासकर गरीब तबके ने उसका अपोज किया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 9 में आप लोग थ्रेसिंग मशीन में कैप्टन स्विंग के बारे में पढ़ा होगा कि कैप्टन स्विंग जब थ्रेसिंग मशीन आई तो लोगों ने उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। कैप्टन थ्रेसिंग मशीन को जाकर तोड़ देते थे और वहाँ पर कैप्टन स्विंग के एक इमेजिनरी पर्सन, उनका आज तक कोई पता नहीं चला, उनके सिग्नेचर किए हुए वहाँ लेटर मिलते थे। और उनका मेन पर्पज था कि अगर थ्रेसिंग मशीन वर्क करने लगेगी तो बहुत ढेर सारे लोगों को काम वो अकेले कर देगी और उसका रिजल्ट होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेम कंडीशन हम स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन को देखते हैं। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जो कि कपड़ा बुनने की मशीन थी। जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, क्योंकि ये 10 लोगों का कपड़ा अकेले बुन सकती थी। तो लोगों को लगा कि इट विल क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर 1986 में जब हमारे राजीव गांधी गवर्नमेंट के थ्रू, मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब 1986 में राजीव गांधी के गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन को, कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट किया गया, कंप्यूटर सिस्टम को लाया गया, तो भारत में काफ़ी जगहों पर इसे अपोज भी किया गया। कंप्यूटर एजुकेशन नहीं बल्कि कंप्यूटर को अपोज किया गया। और उनका ये कहना था कि अगर इतनी ज़्यादा आप कंप्यूटर लग जाएंगे जो कई लोगों को आप अकेले कर सकता है तो उसका रिजल्ट होगा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस वजह से उस एजुकेशन को काफ़ी जगहों पर, मैं बहुत जगह ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि वो मॉडर्निटी की डिमांड है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो लेकिन फिर भी उसको अपोज किया गया। तो उस समय बेटे यूरोप में मशीनाइजेशन पर नई नई मशीन की खोज हो रही थी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो मशीनों पर डिपेंड हो रहा था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडिया मतलब यूरोप के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, पर्टिकुलरली द इंडस्ट्री एंड द पीजेंट्स ग्राउंड अंडर द, और जब बेटे किसानों की फसल फेल हो गई और इंडस्ट्रियल, तो लोगों बेटा किसान लोग डिफरेंट फ्यूडलिज्म सिस्टम के थ्रू, फ्यूडलिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूरोप का, जैसे यूरोप में फ्यूडलिज्म था, इंडिया में उसे मैंने कंपेयर किया था बाय द जमींदारी सिस्टम से। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से जमींदारी सिस्टम ने फ्यूडलिज्म का मतलब जो फ्यूडलिज्म के सिस्टम के थ्रू जो किसान थे उनका प्रोडक्शन अफेक्टेड था, तो वो हैबिट अंडर टैक्सेशन के अंदर चले गए और अंडर द डेप्ट में आ गए। द रिवोल्यूशन ऑफ 1830 had satisfied the, और जो 1830 का रिवोल्यूशन हुआ था वो भी बेटे लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया था। जो लोगों को जरूरतें थी वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई थी। मेड कंसेशन ऑफ द केयर अनफुल कीप द हैंड्स डाउन टू द डेमोक्रेटिक मूवमेंट एवरीवेयर टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन और क्वालिफिकेशन ऑफ द पावर और हम जो